नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हमारा वक्त बदला है पर हमारे तेवर वही हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे, हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज इससे पहले कि मैं दो टूक में आज के मुद्दे की तरफ बढ़ूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये जी हां, जो फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, उसके फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और यह वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से कम 6 डॉक्टर जो आतंकी मॉड्यूल था उसमें शामिल पाए गए और दिल्ली में लाल किले के सामने चांदनी चौक इलाके में जिस उमर ने ब्लास्ट किया और जो है एक तरह का जो है उसने जो है खुद को भी इस ब्लास्ट में जो है वो ब्लास्ट कर लिया था, वो जो उमर है वो इसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर था। अब तक 6 डॉक्टर ऐसे जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और ये भी मत भूलिए कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, इसकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कई तरह के घपले घोटाले भी चल रहे थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने बाकायदा अपने आप को नैक एक्रीडेशन जो है वो दिखाया हुआ था, जबकि नैक की तरफ से ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने उनसे आज तक कभी संपर्क नहीं किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट से, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई खबर, और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नीरज, ये बड़ी खबर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो डॉक्टर थे वो संगठित रूप से इस पूरे के पूरे चीज को अंजाम दे रहे थे, क्या उसमें यूनिवर्सिटी की भी कोई भूमिका जो है उसकी तह तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल तय तक अशोक जी पहुंचा जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई करी है और ईडी ने गिरफ्तार किया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को। और ईडी का ये कहना है कि वित्तीय अनियमितताएं इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिली। वहां पर जो ठेके दिए गए, आप देखें कि बड़े पैमाने पर जो पैसा वहां पर आता था, उस पैसे का जो शेल कंपनियां हैं उनमें ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा परिवार की जो निजी कंपनियां थी उसमें ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ ही निर्माण के और कैटरिंग के जैसे जो ठेके हैं वो परिवार के लोगों को दिए गए। इसके साथ साथ ही कई तरह की जो वित्तीय जो लेन देन थे वो वहां पर एक तरीके से कानून के तहत नहीं हो रहे थे, नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा था। यही कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद बड़े पैमाने पर ईडी ने कार्रवाई की। आज सुबह से ही ईडी करीब 19 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी और उसी छापेमारी की कार्रवाई में 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। डिजिटल साक्ष्य ईडी को मिले हैं कि किस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं इस यूनिवर्सिटी के अंदर फैलाई जा रही थी, किस तरीके से पैसे का लेन देन किया जा रहा था। और आपने सही कहा कि एक तरीके से ये सफेद कॉलर जो आतंकवादी है उनका हब बन गया है। 6 डॉक्टर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते कि इतने बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पर खेल खेला जा रहा था। फरीदाबाद आपने देखा था कि किस तरीके से 3000 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुआ, वो भी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर थे। और इसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी के और भी कई सारे जो डॉक्टर हैं इस समय रडार पर हैं। ईडी, एनआईए ये लगातार वहां पर जो जांच है वो भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है। नीरज, एक चीज जानना बड़ा जरूरी है कि आपने कहा पैसों का जो लेन देन हो रहा था, पैसे कहीं से आ रहे थे उसे कहीं लगाया जा रहा था, तो ईडी ने ये पूरे की पूरी कार्रवाई की है। तो क्या ये कार्रवाई आर्थिक अपराध की श्रेणी में है फिलहाल, लेकिन क्या टेरर फंडिंग का भी इसमें कोई रोल है? टेरर फंडिंग का भी कोई भूमिका है, कोई एंगल है क्या? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है अशोक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये आर्थिक अपराध को लेकर ये कार्रवाई है। एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एनआईए जो मुख्य जांच एजेंसी है, और निश्चित तौर पर अगर वित्तीय अनियमितताएं इसमें सामने आ रही हैं,
बड़े पैमाने पर जो लेन देन है वो अवैध तरीके से है और डाटा का जो प्रयोग है वो सही नहीं किया गया। 48 लाख की करेंसी बरामद हुई है, नगद करेंसी, और इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए। तो निश्चित तौर पर एनआईए अपने इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगा। अभी तक एनआईए आतंकवाद और किस तरीके से यूनिवर्सिटी में ये आतंकवादी फलते फूलते रहे, यहाँ से कहाँ कहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। और ये 6 डॉक्टर अशोक जी जरूर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, लेकिन पूरे देश भर में 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो रडार पर हैं और जो खासतौर से अलग अलग यूनिवर्सिटी में, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, साउथ में भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। और इन सब की जो मास्टरमाइंड थी वो शाहीन जो डॉक्टर थी वो मास्टरमाइंड थी, और उसके जो तार हैं वो केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि यूएई में, मलेशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ तक फैले हुए थे। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वो कई तरह के अपने खाते, 7 खातों की उसकी जानकारी निकल कर आई है और जिसमें लाखों करोड़ों का लेन देन होता था। और आप कल्पना करिए कि जो महिला लखनऊ स्थित जाती है, जहां पर उसके परिवार का घर है, जहां उसके पिता का घर है, जहां इसके भाई का घर है, लेकिन वो कभी भी भाई और जो पिता है उसके घर पे नहीं रुकती थी, होटल में रुकती थी और वहां 7 से 8 लोग लगातार उसके संपर्क में थे। तो कितने बड़े पैमाने पर ये खेल है वो खेला जा रहा था। ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर है और उसके ये संपर्क में लगातार थी। यूएई में जब जिस समय ये कई साल यूएई में रही और वहां पर जैश के जो आतंकवादी हैं वो इससे मिले थे, तो एक बड़ा नेटवर्क था और बड़े हमले की साजिश थी। देश भर के धार्मिक जो संस्थान है और इसके अलावा जो संवेदनशील जगह है वहां पर एक साथ टारगेट करने का इनका प्लान था। यही कारण है कि ये 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने एक जगह एकत्र किया था। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं, नीरज ने जैसा बताया, और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। 200 डॉक्टर, नीरज जो बता रहे हैं, 200 डॉक्टर देश भर के जो हैं इस टेरर मॉड्यूल में जो हैं वो जुड़े हुए थे। सोचिए, जिन डॉक्टरों का काम मरीजों की ज़िंदगी बचाना है, वो डॉक्टर्स जो हैं इस तरह के आतंकी हमलों में जो हैं वो संदिग्ध हैं और उनका पूरा एक मॉड्यूल जो है निकल के आया। जो वाइट कॉलर जिसको टेरर कहा जा रहा है, पर इसको तो अब कहना चाहिए वाइट कॉलर नहीं बल्कि ये वाइट कोट टेरर हो गया है। 200 डॉक्टर एक बहुत बड़ी संख्या। और जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी जो हुई है उसमें अभी संभव है कि कुछ और चीज़ें जो हैं वो सामने आए और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल जो है कुछ और क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। बहरहाल आज की ये बड़ी खबर थी। एक बार लौटते हैं फिर 2 टूक की तरफ, हमारे आज के विषय की तरफ। देखिए, झूठ जब बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है ना, ऐसा कहते हैं कि झूठ जब बहुत तेज़ी से चिल्लाता है तो सच जो है वो धरती फाड़ कर बाहर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। एसआईआर को लेकर जो देश में डिबेट चल रही है ना, उसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है कि झूठ को धता बताने के लिए सच जो है वो धरती फाड़ कर सामने आ रहा है। कैसे, ये हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। आज 2 टूक में उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी पर डिबेट करेंगे। देखिए, जो एसआईआर को लेकर डिबेट चल रही है ना, जो बिहार से शुरू हुई, पूरे देश में अब एसआईआर को लेकर के जो है वो अलग अलग तरह से राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। और एसआईआर की डिबेट जो है वो संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर टेलीविजन स्टूडियोज तक लगातार हो रही है। और पूरा का पूरा विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो एसआईआर दरअसल और कुछ नहीं बल्कि वोट चोरी के लिए एक टूल है जो एसआईआर के जरिए किया जा रहा है। लेकिन इस झूठ को एक करारा प्रहार जो है वो पश्चिम बंगाल में मिला है। पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बिहार के बाद जिन 12 राज्यों में, जिन 12 स्टेट्स में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनमें पश्चिम बंगाल भी एक जगह है। और पश्चिम बंगाल में यह माना जाता है, क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है, यह माना जाता है वहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड हैं और विपक्षी पार्टियों का ये एक वोट बैंक है। और मैंने कहा ना कि देखिए, सच जो है धरती फाड़ कर आता है। वो कैसे आता है वो आपको बता रहा हूं। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, और सिर्फ खबरें नहीं आ रही, वीडियोज आ रहे हैं, साउंड बाइट्स आ रही हैं। ये जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही ये अपने बोरिया बिस्तर पश्चिम बंगाल से समेट कर वापस घर वापसी कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल से निकलकर अब वो बांग्लादेश के रास्ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के जो बॉर्डर्स हैं वहां इन घुसपैठियों की लंबी कतारें निकली हुई हैं, क्योंकि अब उनको डर है कि उनको पकड़ लिया जाएगा। वो जो वोटर आईडी कार्ड, वो जो आधार कार्ड बनाकर बैठे हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में ये जो घुसपैठिए जो भाग रहे हैं, क्या उन्होंने इन तस्वीरों के जरिए विपक्षी टूलकिट को बेनकाब कर दिया है? दो टूक में इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर को विस्तार से खबरदार में बताता हूं और मेरा आज का शीर्षक है वो भी बताता हूं। दो टूक में मेरा आज का जो शीर्षक है वो इसी आधार पर है। मेरा आज का शीर्षक स्वच्छता अभियान, विपक्ष क्यों परेशान। जी हाँ, ये स्वच्छता अभियान ही है ना। ये स्वच्छता अभियान क्या है? स्वच्छता अभियान दरअसल यही स्वच्छता अभियान है कि किस तरह से इनकी सफाई हो रही है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी सफाई हो रही है, और स्वच्छता अभियान के चलते जो है पूरा का पूरा विपक्ष जो है परेशान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आपका वोट बैंक है जो आप परेशान हो रहे हो इस तरह के स्वच्छता अभियान से? इसी सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार मेहमान जो हैं आज की डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने चारों मेहमानों का परिचय करवाऊं, आपको वो दृश्य दिखाता हूं कि किस तरह से घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। और सिर्फ दृश्य नहीं दिखाऊंगा, उनको सुनवाऊंगा भी, और आप ध्यान से गौर से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं जो पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। देखिए, और फिर ये भी देखिए किस तरह से विपक्ष इनको बचाने के लिए लगातार जो है वो अपनी अपनी तरह से फील्डिंग कर रहा है। सुनिए जरा। আমরা বাংলাদেশ চলে যাবো, তাই এখানে বসে আছি। আমরা বিরাটি ছিলাম, পরে এসেছিলাম বর্ডার দিয়ে, আর যাওয়া হয়নি। মোটামুটি 3-4 বছর। আমি অনলাইনে কাজ করতাম। অনলাইনে এমনি ভাড়া খাটতাম বাইক নিয়ে। ওই তো বাইক নিয়ে র্যাপিডো করতাম। হ্যাঁ, না না, আমি আমার বন্ধুর ডকুমেন্টসে করেছি। আমার বন্ধুর ডকুমেন্টস দিয়ে আমি কাজ করতাম। হ্যাঁ, এবারে এসেছিলাম, আমরা বর্ডার ক্রস করে এসেছিলাম। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं, नकली वोटर हटे, अवैध घुसपैठी जो होते हैं वो हटना चाहिए। पॉलिटिकली हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस तरह का बात करके देश के लिए भी ठीक नहीं है। इनकी कोई ये नहीं है कि वोटर लिस्टों को क्लीन करें, इनका ये है कि वोटर लिस्टों को विपक्ष के वोटरों से क्लीन करें, और इसलिए एसआईआर मुद्दा है। कांग्रेस में लोग उस मुद्दा को उठाने के साथ नहीं खड़े। मेरे ख्याल से पूरे कांग्रेस का व्यक्ति उसके साथ खड़ा। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है, और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग को मिले संवैधानिक अधिकारों में से एक है। कैसे कोई विदेशी घुसपैठिया भारत का मतदाता बनकर भारत में नेता चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है? पूरी तरह से एसआईआर पर जो करने की कोशिश की जा रही है, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है वोट काटने की।
और इस पर हम बड़ी सजगता से हर जगह काम कर रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार है उस पर सबसे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। एसआईआर हमारी देश का वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना है। बिहार में हुआ है, यहाँ भी होना चाहिए। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, बांग्लादेशी, मुस्लिम, घुसपैठिया, इन लोग का नाम नहीं रहना चाहिए। यही तो सीधा बात है। तो सुना आपने किस तरह से विपक्ष जो है फील्डिंग कर रहा है इन घुसपैठियों के लिए, और कांग्रेस ने तो आज बाकायदा मीटिंग करके ये ऐलान कर दिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी रैली करेगी। ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्यों है और इसके पीछे क्या कोई टूल किट है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं आज की डिबेट में। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जवाद जी। मेरे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जुड़े हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं भास्कर सिन्हा रॉय। और मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में कर रहा हूं चारू प्रज्ञा जी, सैयद जवाद जी, आप दोनों को 1.5 मिनट दे रहा हूं और जो है अपनी अपनी बात, अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, फिर मैं जो है इस डिबेट को ओपन करूंगा। सैयद जवाद, पहला सवाल आपसे। आप लोगों का तो पूरा गेम प्लान जो है इन घुसपैठियों ने एक्सपोज कर दिया। बिस्तर उठा उठा के अपने बस सर पे जो है वो जा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे थे, कमाई कर रहे थे। इन सब के पास आधार कार्ड है, इन सब के पास जो है वोटर आईडी कार्ड है। सैयद जवाद कहाँ चले गए? ओके, चलिए मैं भास्कर सिन्हा रॉय को ले लेता हूँ। भास्कर सिन्हा रॉय को लीजिए। अच्छा, चलिए चलिए सैयद जवाद लाइए सामने लाइए, सामने लाइए। मैं बोलूं क्या? नहीं, एक मिनट भास्कर जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, आपको भी पूरा समय दूंगा। लेकिन सैयद जवाद, आप लोगों का पूरा गेम प्लान जो है एक्सपोज कर दिया इन घुसपैठियों ने। और दूसरी बात यह है कि इन घुसपैठियों के बचाव के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आप जो है सभा करने जा रहे हैं कांग्रेस, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, सभी को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, एसआईआर जो प्रक्रिया है और चुनाव आयोग जिस तरीके से करा रहा है उसके ऊपर तो लगातार सवाल हो रहे हैं। अब जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सवाल तो बार बार खड़े कर रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव के अंदर हमने देखा कि एक बाकायदा पूरा माहौल सेट करा गया और हमें उसका उदाहरण जो है, उसकी सबक और सीख जो है वो अभी बिहार के अंदर मिली है। वो पूरा माहौल तैयार करने के लिए मिला है। और एसआईआर का विरोध करना या फिर और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, ये देश विरोधी कैसे ताकतें आप साबित करने की कोशिश करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही कि घुसपैठी आ रहे हैं। घुसपैठी आ रहे हैं और जब भी इलेक्शन आते हैं घुसपैठी आ जाते हैं, तो उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अब आप जो है एसआईआर के थ्रू भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी से पश्चिम बंगाल में माहौल बनाने लगे, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष जो है वो समझ गया है कि इस तरीके से एसआईआर की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल बनाया जा रहा है। और ये पहली नजीर नहीं थी, इससे पहले भी हमने देखी जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो है चयन करा गया, किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है उस प्रक्रिया से बाहर करा गया और जो है मालिक 2 ही लोग सरकार पक्ष से रखे गए। और उसके बाद क्या हम देखते हैं आकर के कि किस तरीके से चुनाव जो है निष्पक्ष अब नहीं रह गया। मैं तो कहता हूँ सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, न्यायिक तौर पे, संस्थानों पे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हो रहे थे, मुख्य दर्शक बनकर के देखता है चुनाव आयोग, सवाल भी नहीं खड़े करे जा सकते। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती थी। उस लोकतंत्र को जो है लूट लिया गया है और पूरी तरीके से लूटने की कोशिश सैयद जवाद, सैयद जवाद, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को और देश की जनता को एक सिर्फ पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसके बाद चारू प्रज्ञा जी अपनी बात रखेंगी। मैं 1.5 मिनट सैयद जवाद को दिए, उन्होंने बीजेपी पे बोला, उन्होंने यूपी तक पे बोला, लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठिए जा रहे हैं, बांग्ला घुसपैठिए आए कैसे, ये एक अलग डिबेट है और इसमें भी आप बीजेपी को गाली दीजिए, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं आज सबको खुश होना चाहिए। एसआईआर की, अब रुकिए सैयद जवाद ऐसे नहीं, सैयद जवाद ऐसे नहीं, सैयद जवाद ऐसे नहीं, सैयद जवाद मैंने आपको 1.5 मिनट दिए, बिना रोके आवाज बंद कर दीजिए। आवाज, मैं चिल्ला चिल्ली के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल आवाज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। 1.5 मिनट आपको दिए थे और मेरा सवाल यही था कि अब घुसपैठिए जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। अगर सैयद जवाद ने इनके खिलाफ या इस बात पे खुशी जताई हो 1 सेकंड भी, तो मेरे दर्शक देखें, वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिए छोड़ के भाग रहे हैं अपना सामान ले लेकर, उसके ऊपर 1 सेकंड नहीं बोले। और यहीं पर विपक्ष एक्सपोज होता है
और मैं यही बता रहा हूं, आज यही विपक्ष जो है आज दो टूक में एक्सपोज होगा, पूरी तरह से एक्सपोज होगा। चारों प्रज्ञा आपने 1.5 मिनट बोली है, उसके बाद फिर मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा। अशोक जी नमस्ते। आज जो आपने विषय चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बार बार एक फर्क समझाने की कोशिश करते हैं। घुसपैठी और शरणार्थी में एक फर्क होता है। जो हमारे देश में गलत तरीके से घुसकर आ जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसआईआर देश में सब जगह हो रहा होगा, लेकिन एसआईआर की महत्वपूर्णता पश्चिम बंगाल में इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां की सरकार खुद चाहती है कि घुसपैठिए आए उनके प्रदेश में, वो उनकी सहायता करें नकली आधार कार्ड बनवाने में और उनको अपना वोटर बैंक बनाएं। ये एक नेक्सस चलता है अशोक जी, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ। जब बीएसएफ के काम का दायरा बढ़ाया जाता है पूरे देश में किसी को आपत्ति नहीं होती, एक प्रदेश को आपत्ति होती है, वो प्रदेश है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को ये कहती है कि हम इस निर्णय के साथ नहीं है, हमें नहीं पसंद है कि बीएसएफ की पेट्रोलिंग का दायरा बढ़ जाता है। उन्हें क्यों नहीं पसंद आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, मुर्शिदाबाद और ये जो सारे आसपास के इलाके हैं, यहाँ से बहुत सारे घुसपैठिए हमारे देश में घुसते हैं। आपको पता है वहां पर बीएसएफ के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स तक फेंके गए हैं, पत्थर ईंट पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर डालकर उनके ऊपर अटैक करा जाता है, और ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। उदाहरण मैं आपको और थोड़े से देना चाहती हूँ। खोकन दास नाम का एक टीएमसी का एमएलए है बर्धमान दक्षिण से, और इन्होंने, इनकी वीडियो है जो वायरल हुई है, वीडियो में कहा है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं, अगर वो बीजेपी सपोर्टर है तो उनको परे करो, अगर हमारे सपोर्टर है उनके आधार कार्ड बनवा दो। रत्ना विश्वास टीएमसी के लोकल लीडर है उत्तर परगना से, उन्होंने भी यही कहा है बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे राज्य में रहने के लिए। आपको मौका दूंगा। ये जितने सारे नेक्सस थे ना अशोक जी, ये सारे के सारों के ऊपर अब रोशनी चमकाई जा रही है क्योंकि एसआईआर हो रहा है। इस एसआईआर में ऑलरेडी 13 लाख से ज्यादा घुसपैठिया पाए गए हैं, और यही लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं और उल्टे पांव वापस जा रहे हैं। ओके चारू प्रज्ञा, मैं सही जवाब रुकिए, मैं आऊंगा। पहले मैं भास्कर सिन्हा रॉय को, क्योंकि टीएमसी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे हैं, तो मैं भास्कर सिन्हा रॉय को इस डिबेट में ले आऊं, फिर मैं मौका दूंगा। भास्कर सिन्हा रॉय जी, सवाल मेरा आपसे भी सेम है। क्या वो तस्वीरें देखकर आप खुश हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, जिनको निकालने की बात होती है, और अब वो खुद जो हैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे हैं? और आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तो कोलकाता में इस वक्त हैं, और कोलकाता से लगातार वहां के न्यूज़पेपर, वहां का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, वीडियो दिखा रहा है, कुछ वीडियो हमने दिखाई, उनके बाइट्स दिखा रहा है, और ये भी खबर है कि कोलकाता की कई झुग्गी बस्तियां वीरान हो गई हैं। वहां जो घुसपैठिए रह रहे थे वो छोड़ के भाग गए हैं। खुश हैं आप इससे? नमस्कार अशोक जी, और मैं ये मान के चलूंगा कि आपका कोई पक्ष नहीं है, आप विपक्ष में भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं है। देखिए, बंगाल के साथ त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, यहां पर भी बांग्लादेश बॉर्डर है। एसआईआर हो रहा है बंगाल में। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया असम से नहीं घुसते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा से नहीं घुसते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया मेघालय, मिजोरम से नहीं घुसते हैं? लेकिन एसआईआर हो रहा है बंगाल में, जब चुनाव सामने है। ये चुनावी कार्रवाई है, जो कह रहे हैं आप लोग कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन ये बीजेपी का एजेंट है, बन चुके हैं, और बीजेपी के लिए ही लोग ये एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर करने के लिए कितने लोग, आप बोले कि रोहिंग्या के बाद बोले, 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फॉर्म दिया गया, और वो फॉर्म वापस भी कर रहा है। क्या आप समझते इन लोगों में से रोहिंग्या है? बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में आप कितने लोगों को, आप कितने बांग्लादेशी को पकड़े, आप कितने रोहिंग्या को पकड़े, ये तो आप नहीं बता पाएंगे। और रोहिंग्या जो कर रहे हैं बंगाल में, रोहिंग्या कैसे घुसेगा, बांग्लादेशी कैसे घुसेगा? बीएसएफ क्या, मतलब आज देख के हैरान हो रहा है कि बांग्लादेशी बोल के ऐसे ही खुद वापस जा रहे हैं। तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी कहां पर है? बांग्लादेश से यहाँ पर आए कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? हमारा अंतर सुरक्षा कहां पर है? और आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में हो या बंगाल में हो या दिल्ली में हो, अगर बाहर से कोई आ जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसका होता है? बीएसएफ का होता है। तो ये जो कार्रवाई चल रहा है आपका एसआईआर का नाम से, एसआईआर में जो आप नाम हटा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आपको साबित करना पड़ता है। और सुनिए, और ये जो एसआईआर ये हटाने का या नाम जुड़ने का है, और एसआईआर छोड़ के बहुत दिनों से इतना क्या इलेक्शन कमीशन फेलियर है,
कि नाम हटाना सर और ओके, नाम को जोड़ने का भास्कर जी, काम भास्कर निरंतर जी, होते रहता है। भास्कर जी, फेलियर भास्कर है, जी, इसीलिए ओके। क्या एसआईआर हो रहा है? ओके भास्कर जी, मैं एक कमेंट कर दूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने सही कहा, मेरा कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, मेरा बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, मेरा कोई पक्ष नहीं, लेकिन मेरा एक पक्ष है भास्कर जी, और वो मेरा पक्ष है मेरा भारत, मेरा देश। ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बंगाल में क्यों, मिजोरम में भी आ रहे हैं, त्रिपुरा में भी आ रहे हैं, असम में भी आ रहे हैं घुसपैठिए, बिल्कुल ठीक बात है। और ये सवाल जो है बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, क्यों आ रहे हैं। और ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि 11 साल से आपकी सरकार है तो आप घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। और छोड़ दीजिए टीएमसी और बीजेपी के बीच जो चलता है मैं उसको छोड़ देता हूं, कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, टीएमसी ला रही है कि बीजेपी की ढिलाई है, ये आप लड़ते रहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप लड़िए, आप मैं दोनों के खिलाफ खड़ा रहूंगा इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग रहे हैं तो क्योंकि मैं भारत के पक्ष में हूं इसलिए मैं एसआईआर का समर्थन करूंगा, ठोक के करूंगा। अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जो घुसपैठियों में, भारत की धरती पर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत पैदा करती है, उनको यह डर होता है कि उनकी असलियत पकड़ी जा रही है, तो मैं उस कार्रवाई के पक्ष में हूं क्योंकि मैं भारत के पक्ष में हूं। बड़ा साफ कह रहा हूं मैं, और मेरा सवाल दोनों से यही था। मैं कह रहा हूं फिर से, आप बिल्कुल कह सकते हैं और आपको सैयद जवाद को बीजेपी से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि 11 साल आपने क्या किया, क्यों नहीं रोक पाए, बिल्कुल इस बात का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आ रहा हूं चारू जी, लेकिन फिर से कह रहा हूं, जब ये भाग रहे हैं घुसपैठिए तब उसके समर्थन में मत उतरिए, तब तालियां बजाइए, खुश होइए। और जो नहीं सुनिए सर, मैं एक मिनट करके जो मैं आ रहा हूं चारू जी, एक मिनट, 30 सेकंड में आ रहा हूं। इस वक्त जो बंगाल के कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जहां जहां से बांग्लादेशी भाग रहे हैं वहां पर टीएमसी ने बाकायदा छोटे छोटे कैंप्स लगा दिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया कि उनको जो है उनको रोको, उनको जो बैठाओ, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो, उनको खाना पानी दो, ये भागे ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये मैंने कहा रिपोर्ट वहां के न्यूज़पेपर कर रहे हैं। लेकिन ओके ठीक है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका स्वागत कीजिए। चारू प्रज्ञा बोलिए जी। देखिए, ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, मैं इनसे स्पष्ट रूप से पूछ रही हूँ। जाकिर हुसैन, रत्न बिस्वास, खोकम दास आपकी पार्टी के लिए एमएलए और नेता है, उनके बयान वीडियो पर हैं। बांग्लादेश से जो आते हैं आने दो, हम उनका आधार कार्ड बनवाएंगे। रेट लिस्ट बताती हूँ मैं आपको टीएमसी की, अशोक जी, टीएमसी की रेट लिस्ट है, 15,000 रुपए में नकली आधार कार्ड बाहर से ये सब मिल जाता है आप लोगों को। एक मिनट रुकिए, सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा। देते हैं और 3,000 में पैन कार्ड, और ये नेक्सस आपका पकड़ा गया है। और अगर आप नेक्सस नहीं चला रहे होते तो आपकी देखरेख में, आपकी सरकार पे हमारी बीएसएफ के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब कैसे फोड़े जा रहे थे, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। जब बीएसएफ पूरे देश में काम कर सकती है, केवल बंगाल की सरकार बीएसएफ के खिलाफ चिट्ठियां असम में काम कर रहा है बीएसएफ, मेघालय में काम कर रहा है, त्रिपुरा में काम कर रहा है। 3 बार चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने, 3 बार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ नहीं लिखा आपने कभी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैसा लेके इन लोगों को घुसा देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए होम डिपार्टमेंट को। निष्कासित कर दिया है क्या? आपके घर के बगल में अगर कोई बांग्लादेशी रहता है, ओके एक मिनट रोक रहा हूँ, सुनिए, मैं दोनों को 1 मिनट रोक रहा हूँ। मैं देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी डिबेट एक मिनट सुनिए। मेरी डिबेट जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और मेरा सबसे सादर आग्रह है कि ये घुसपैठिए कैसे आए, इस पर आप खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस किसकी वजह से आए, कैसे आए, किसकी फेलियर थी, इसकी आड़ में ये मत करिए कि जो भाग रहे हैं उनको बचाने की बात मत। हम दोबारा बात कर रहे हैं डिबेट। 1 मिनट मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए ना। मैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद दोबारा डिबेट कर लूंगा, इस पर खुल के डिबेट करेंगे कि भाई किसकी गलती है। करना चाहिए, भागे क्यों भाग रहा है, उसको काहे नहीं अरेस्ट कर रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ भाग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाग रहे हैं। सुनिए भास्कर सिन्हा जी, मुझे नहीं पता, सुनिए भास्कर सिन्हा जी, एक मिनट, भास्कर सिन्हा जी, मुझे नहीं पता आप कलकत्ता में कहां रहते हैं। सुनिए, आप कोलकाता में कहां रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सुनिए 1 मिनट, मैं अभी वीडियो देखकर आ रहा हूं और मैं अभी जो है लोगों की साउंड बाइट सुनकर आ रहा हूं एक जो है एक चैनल पर। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको समय मिले तो जाइएगा। सॉल्ट लेक इलाका आपने सुना है, न्यू टाउन इलाका आपने सुना है। सॉल्ट लेक सुनिए ना, सॉल्ट लेक न्यू टाउन इलाके में पूरी की पूरी जो झुग्गी बस्तियां बसी हुई थी,
वो वीरान हो गई हैं। वहां पे जो दो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए, वो कह रहे हैं कि जो यहां लोग रहते थे वो बांग्लादेश चले गए हैं, पूरी की पूरी बस्तियां खाली हो गई हैं। तो ऐसा तो नहीं था ना। अब नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं वो कैसे आए कैसे नहीं आए इस पर डिबेट करिए, लेकिन आज वो भाग गए हैं तो उनके बचाव में मत उतरिए, मेरा सीधा सा कहना ये है। अशोक जी 30 सेकंड समय दीजिए। बोलिए। आपको कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश से जब कोई चाहे आ सकता है, जब कोई चाहे जा सकता है। सर, तो बॉर्डर बोल के कुछ चीज है कि नहीं? फिर आप उसी ट्रैप में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जिस ट्रैप में मैं नहीं फंसूंगा। सुनिए ना, मैं आपके एक मिनट चारू जी, आप रुकिए एक मिनट, चारू जी प्लीज रुकिए। वो नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं करण जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए, सबकी आवाज में देखिए, एक मिनट चारू जी रुकिए, एक मिनट चारू जी। भास्कर सिन्हा रॉय जी, आप एक ट्रैप बिछा रहे हैं मेरे लिए और चारू जी के लिए और शायद बाकी लोगों के लिए भी, कि उस ट्रैप में हम फंस जाएं और ये चर्चा करें कि ये घुसपैठिए जो आते कैसे हैं। मैं कह रहा हूं घुसपैठिए आए बसाए, इस पर लंबी डिबेट करेंगे हम, लेकिन आज मैं कह रहा हूं घुसपैठिए भाग रहे हैं, घुसपैठिए भाग रहे हैं, और इसलिए एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो जस्टिफाई हो रही है। और अगर जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये घुसपैठिए जो भाग रहे हैं ये उनका वोट बैंक था? आज सवाल ये है, इस पर खुल के जवाब दीजिए करण वर्मा। नहीं अशोक जी रुकिए। कोई भी जा सकता है क्या बांग्लादेश? कोई भी आ सकता है क्या बांग्लादेश? बोलिए करण वर्मा। सर कोई भी आ सकता है, आता है, और आज से नहीं आ रहा। मैं 10 बार बता चुका हूं, पिछले 30 सालों से हिंदुस्तान में घुसपैठिए आ रहे हैं, और वोट बैंक के लालच में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके आधार कार्ड बनवाती हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाती हैं, उनको जो पैसा देती हैं। अब ये मत कहिए कि उसमें आपकी पार्टी शामिल नहीं है, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। करण वर्मा सिर्फ बोलेंगे और किसी की आवाज नहीं आएगी। 19 सितंबर अशोक जी 2017 सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, सेंटर की तरफ से ऑर्डर आता है कि 40,000 घुसपैठिए जो कि वेस्ट बंगाल में है उनको डिपोर्ट होना है। प्रशांत भूषण वगैरह कोर्ट तक गए, हार गए, विफल हो गए। 19 सितंबर 2017 ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आती है, क्या ये रोहिंग्या इंसान नहीं होते? ये धरने पे बैठती हैं, इसके खिलाफ स्टेटमेंट देती है। इससे स्पष्ट क्या हो सकता है अशोक जी? मैं डेट के साथ बता रहा हूं ताकि ये मुकर ना सके। और अगली एक डेट बताता हूं आपको, 14 नवंबर 2024 झारखंड चुनाव के बीच एआईसीसी के झारखंड चीफ गुलाम अहमद मीर कहते हैं हम गैस सिलेंडर देंगे इल्लीगल्स को भी। मतलब साफ है ये हमारा वोट बैंक है चुनाव के बीच में। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? ये दोनों इसको लुभाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो। तो ये सिर्फ घुसपैठिए नहीं भाग रहे हैं, इनका वोट बैंक भाग रहा है। ये खिसकता हुआ इनका वोट बैंक है। और यही ममता बनर्जी 4 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीकर की ओर कागज उछाल के फेंकती हैं और कहती है मेरे देश का कुछ कर लो, यहां पे बांग्लादेशी वोटर भी आ रहे हैं, इंडियन वोटर भी है, इसका कुछ करो। 4 अगस्त 2005 से 19 सितंबर 2017 में क्या बदल गया अशोक जी? बदल यह गया कि ये जो घुसपैठियों का वोट बैंक था ये लेफ्ट से खिसक करके टीएमसी के पास आ गया। बस ये है इनको मलाल। और आज जब एसआईआर हो रहा है इनको दर्द हो रहा है पेट में, क्योंकि ये सीधा इनकी वोट बैंक पे लात है। ये इनकी सच्चाई। जल्दी से सैयद जवाद, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है, फिर आऊंगा सारे मेहमानों के पास। सैयद जवाद, अभी इन्होंने प्रशांत भूषण की बात करी, बाकी लोगों की बात की। एक सईदा हमीद है, देश ने उनका नाम सुना होगा, सईदा हमीद। और जो भास्कर जी आप कह रहे हैं ना, सईदा हमीद जब असम में किसकी सरकार है वो छोड़ दीजिए, जब असम से घुसपैठियों को निकाला जा रहा था तो सईदा हमीद और उनके साथ एक डेलीगेशन। सुनिए सर, सुनिए, आप सुनिए, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। आप मेरे तथ्य को मत रोकिए, मेरे तथ्य को तथ्य से काटिए, मुझे खुशी होगी, एक अच्छी डिबेट होगी, जनता को पता चलेगा। लेकिन क्या हुआ, सईदा हमीद, अब ध्यान से सुनिए, रुकिए। सईदा हमीद जो है वो सोनिया गांधी की बहुत करीबी हैं। वो बाकायदा सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट का हिस्सा थी जब देश में यूपीए की सरकार थी। सईदा हमीद को एक नहीं दसियों पोस्ट पर सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार ने उनको दसियों पद दिए। और सईदा हमीद जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को निकाला जा रहा था असम से, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार निकाल रही थी, तो वो अभी गुवाहाटी जाती हैं और गुवाहाटी में वो कहती हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या इंसान नहीं है? वो कहती है ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इंसान है। और इतना ही नहीं, वो कहती है ये धरती तो सबकी है। मतलब इतनी बड़ी बात, वो कहती है कि धरती जो भारत की धरती है वो भारत की धरती सबकी है। यानी भारत की धरती पर बांग्लादेशी घुसपैठिया आए, रोहिंग्या आए, वो कहती है सबकी धरती है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है?
सैयद जवाद, क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि भारत की धरती तमाम बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब की धरती है और कोई भी आए भारत में आकर बस जाए? सैयद जवाद जी जी, आवाज आ रही है अशोक? हाँ, समर्थन करते हैं आप इस बयान का? दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे बयान पे बोल के फिर आप दो नहीं तीन चीजें रखिए। मैं भागूंगा नहीं, दो पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। अभी जब आदरणीय गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होते हैं, कहते हैं घुसपैठिए आगे घुसपैठिए, कितने घुसपैठिए उसके बाद जिक्र हुआ महाराष्ट्र के अंदर और अब तक कितने निकाले? झारखंड के इलेक्शन में घुसपैठिए आ रहे थे, कितने घुसपैठिए निकाले और अब क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं कि झारखंड के कितने घुसपैठिए? उसके बाद दिल्ली के अंदर रोहिंग्या जिक्र करते रहो, चुनाव हो गए, कितने रोहिंग्या निकाले? अभी बिहार के अंदर खुद जिक्र करा, रोहिंग्या घुसपैठिए आ रहे हैं, कितने निकाले? अब कोई जिक्र नहीं हो रहा। नीतीश कुमार की डबल इंजन चले। अब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो रहा, फिर घुसपैठिए। ये कुछ नहीं कर रहे घुसपैठियों के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ मीडिया के अंदर हाइप बना रहे हैं। उसके बाद अपनी जो है खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, खुद ही जो है रोहिंग्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ये ओके, वैलिड आपका सैयद जवाद, बड़ा वैलिड सवाल है। सैयद जवाद सुनिए, बड़ा वैलिड सवाल है, चारू प्रज्ञा इसका जवाब देंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब मैं चारू प्रज्ञा से लूंगा। आपका वैलिड सवाल है, बोलिए, मेरे सवाल पर आइए। सईदा हमीद की बात से संतुष्ट हैं आप? सही है। उसमें मैं दो उनके आंसर देना चाहूंगा, या दो उनके ऊपर सवाल जो है वो आपने लगाए हैं, उनका एक एक करके। एक, किसी भी निर्दोष भारतीय के साथ जाति ना हो, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल ना हो। अगर एक भी व्यक्ति जो हमारे देश का भारतीय है, सईदा हमीद ने कतई ये नहीं कहा, सईदा हमीद ने कतई ये नहीं कहा कि किसी निर्दोष भारतीय। सईदा हमीद का बाइट जो है बड़ा क्लियर है, और कहे तो मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने कहा ये धरती तो सबकी है, अगर बांग्लादेशी आ भी गया तो वो इंसान है, रह सकता, क्या दिक्कत है? सुनिए, एक बात, दो बातें सर, एक बात किया करिए ना, कभी तो एक बात किया करिए। हमेशा दो डबल गेम मत, डबल ढोल की मत बनिए। कभी तो एक बात कीजिए खुलकर, मर्द की तरह। अरे भाई मैं अशोक भाई, मैं जो हूँ कोई न्यूज एंकर, न्यूज डबल ढोल की हूँ। तो आप डबल ढोल की बन रहे हैं ना, दो एक सवाल के दो जवाब। एक फिल्म आई थी बड़ी बढ़िया आमिर खान की, एक सवाल दो जवाब, एक सवाल दो जवाब। अरे एक सवाल का एक ही जवाब होता है, उनके पक्ष में है कि विरोध में है? अरे सुनिए, नहीं, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात, पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। एक महिला खड़े होकर, कांग्रेस की किचन कैबिनेट की एक महिला खड़े होकर कहती है भारत की धरती सबकी है, बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्या की है, और वो कह रहे हैं कि ये मतलब ही नहीं है। इसके दो मतलब है। सुनिए, नहीं कहा होगा, अगर कहा है तो मैं सैयद जवाद रुकिए। सैयद जवाद, अगर मैंने आपको सुनवा दिया, कान पकड़ के माफी मांगेंगे सैयद जवाद कान पकड़ के माफी मांगेंगे। अभी सुनवा देता हूं, अभी सुनवा दो, कान पकड़ के माफी मांगेंगे। नहीं सैयद जवाद, ये मत कहिए नहीं बोला होगा। मुझको चैलेंज मत कीजिए सैयद जवाद, और कुछ भी कीजिए, मेरे फैक्ट पे मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं अभी कान पकड़ के माफी मांगेंगे, सुनवा दूं सईदा हमीद का बयान। मैं बड़ी लकीर खींच रहा हूं। नहीं, पहले माफी मांगिए। आपने जो कहा नहीं बोला होगा, पहले माफी मांगिए। आपने मेरे फैक्ट को चुनौती दी, माफी मांगिए। माफी मांगिए पहले। अरे पूरी बात सैयद जवाद, माफी मांगिए, आपने मेरे फैक्ट को चुनौती दी है। भाई देखिए, सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं माफी जहां पर मांगूंगा मैं बता दूंगा अभी आपको। देखिए, हम कोई सावरकर के समर्थक नहीं है जो बात में माफी मांगे। आगे चलिए, आउट करिए, ब्रेक लीजिए। अब सावरकर तक डिबेट जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की डिबेट सावरकर तक जारी है। एक ब्रेक लीजिए, उनको सईदा हमीद सुनवाता हूं। ब्रेक लीजिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो है स्वच्छता अभियान चल रहा है। एक तरह से SIR जो चल रहा है उसमें जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए छोड़ कर भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल से। लेकिन ये जो स्वच्छता अभियान है इससे विपक्ष के परेशान है। इसी पे बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ी है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जो हैं वो TMC के समर्थक हैं, और करण वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद, एक मिनट, भास्कर जी आ रहा हूँ। सैयद जवाद, ये खबर है, एक मिनट चारू जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। ये खबर जरा मैं बता दूँ, मैंने तो बड़े हल्के में खबर बताई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था। सईदा हमीद ने मालूम है क्या कहा था भारत को लेकर? उन्होंने कहा ये अल्लाह की ज़मीन है, ये अल्लाह की ज़मीन है, यहाँ फिर बांग्लादेशी क्यों नहीं रह सकता। सोचिए, भारत का बंटवारा हो गया, भारत की जमीन का बंटवारा हो गया, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ बांग्लादेश बन गया। लेकिन कांग्रेस में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं जो भारत की जमीन को कहते हैं तो अल्लाह की जमीन है, इसलिए यहां बांग्लादेशी भी रह सकते हैं। और यह बयान जानते हैं कब का? पुराना नहीं है, 27 अगस्त 2025 नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है मेरे पास। यह अल्लाह की जमीन है, सईदा हमीद। अब जो करण वर्मा ने भी बताया था, कांग्रेस के बाकायदा प्रभारी, उन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हो उसको भी हम जो है गैस का सिलेंडर देंगे। गुलाम अहमद मीर, हाँ बोलिए सैयद जवाद, क्या इन बयानों का पक्ष लिया जा सकता है? क्या ये बयान बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन नहीं करते? फिर मैं आ रहा हूँ चारू जी और भास्कर राय सिन्हा। तो देखिए अशोक भाई, भारत जो है ना वो अनाथालय नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हूँ, ठीक है। और घुसपैठिए आ रहे हैं तो उनको बाहर भी करना चाहिए। जो इलीगल तरीके से भारत के अंदर आ रहे हैं आ रहा हूँ चारू जी, आ रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट चारू जी, रुकिए, मैं आ रहा हूँ। और दूसरी चीज, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, है केंद्र सरकार की। लेकिन रोहिंग्या की आड़ लेकर के जितनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है, आप यकीन मानिए लोगों का विश्वास उठ गया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया है और जो SIR की प्रक्रिया लेकर के एक उनके लिए पूरी फील्ड तैयार करी जा रही है, माहौल तैयार करी जा रही है, हम उसको भी जानते हैं और देख समझ भी रहे हैं। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ओके चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि एक बात, रुकिए 1 मिनट, रुकिए चारू प्रज्ञा 1 मिनट, चारू प्रज्ञा सुनिए, सवाल सुनिए, चारू प्रज्ञा सुनिए। सवाल जो है उन्होंने उठाया था और ये एक सवाल वैलिड सवाल है। वो कहते हैं हर चुनाव आता है, आप लोग ये कहते हैं कि भाई घुसपैठिए, दिल्ली चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, या
लेकिन उसके बाद घुसपैठियों पर एक्शन जो है वो नजर नहीं आता। चुनाव खत्म, बोलिए। बिल्कुल लिया जाता है, मैं उसी बारे में बोलना चाह रही हूँ। अशोक जी देखिए, झूठ फैलाना विपक्ष का काम है। इस सवाल में दो बातें हैं, एक तो घुसपैठियों को वापस भेजने वाला विषय है और बार बार एसआईआर को भी उठाए जा रहे हैं। मैं दोनों बातों पे जवाब देना चाहती हूँ। ये मुंबई की खबर है, ये मुंबई की खबर है, इसमें दिखाई देने की कोशिश करती हूँ, बोलते बोलते दिख जाएगी। इसमें इसी साल 1000 से ज्यादा घुसपैठिए केवल मुंबई से वापस भेजे गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करा है, राजस्थान तक से घुसपैठिए वापस भेजे गए हैं। अब आप काफी सारे द वायर को तो अब भाजपा समर्थक नहीं मानते। वायर ने रिपोर्ट किया है कि पश्चिम बंगाल से 5000 से भी ज्यादा घुसपैठिए भारत सरकार ने वापस भेजे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, बहुत सारे घुसपैठियों को अरेस्ट करा गया है और अब उनको भी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री का डेटा निकाल कर देखिए, थोड़ा पढ़ लिख कर इस तरीके के बयान दिया करिए। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, एक फॉरेनर्स एक्ट लागू होता है घुसपैठियों के ऊपर। उस फॉरेनर्स एक्ट में बचाव के लिए घुसपैठियों के, आपको पता है कौन कूदता है अशोक जी? वकील, जो इन विपक्षी पार्टियों के समर्थक होते हैं। और ये बहुत गैर जिम्मेदारी का काम है और मैं इस पे कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे बल्कि बोलने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मैं आपके बीच में नहीं बोली। और जहां तक एसआईआर की बात है अशोक जी, बार बार बिहार चुनाव को घुसा दिया जा रहा है हमारे सारे कॉन्वर्सेशन में। अशोक जी, आप इतने सारे रिपोर्टर्स को जानते हैं, पत्रकारों को लिखित में, मीडिया में, यूट्यूबर्स को जानते हैं, जमीन पर आपके चैनल ने भी इतना अच्छा कवरेज दिया है। आपने आज तक देखा कि 20 लोग भी जनता की एक जगह खड़े होकर बोल रहे हो हमारा वोट कटा है? 20 लोग भी, लाखों तो छोड़ दीजिए, 20 लोग भी नहीं खड़े थे। फॉर्म 17C इनके BLAs ने साइन करे हैं, काउंटिंग वाले दिन इन्होंने एक भी खेद नहीं जताया। क्यों नहीं जताया भाई? आपको 1.5 महीना मिला था खेद जताने के लिए, एक भी रिस्पॉन्स कांग्रेस के द्वारा फाइल नहीं है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ओके, सही जवाब, एक मिनट भास्कर जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं भास्कर जी और करण, एक मिनट रुकिए, मैं भास्कर जी और करण जी के पास आ रहा हूँ। एक मिनट मुझे, एक सुनो। हाँ चलिए, 10 सेकंड दिए, लेकिन हाँ 10 सेकंड, ये भी देशद्रोह है। ओके 10 सेकंड सही जवाब जल्दी, फिर मैं भास्कर जी और करण जी के पास आऊंगा। राहुल गांधी साहब ने बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी वोट चोरी को लेकर के, चुनाव आयोग के सामने सवाल करते रहे और ओके चलिए ओके भास्कर जी, ओके भास्कर जी और करण वर्मा जी को लीजिए, बाकी सबको हटाइए। भास्कर जी और करण वर्मा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आवाज बंद करिए प्लीज, आवाज बंद करिए। मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा आज, मुझे ऐसा डिबेट नहीं करनी चलनी में, प्लीज। सैयद जवाद ने राहुल गांधी का, एक मिनट आ रहा हूं भास्कर जी, आ रहा हूं। सैयद जवाद ने राहुल गांधी का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो, सैयद जवाद हो, उनको शकील अहमद खान से सीखना चाहिए। शकील अहमद खान बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने इस्तीफा देके मालूम है क्या कहा, और अगर ये बात विपक्ष के भेजे में आ जाए ना तो बहुत बढ़िया होगा। शकील अहमद खान ने कहा 69 लाख वोट SIR में बिहार में कटे, 69 लाख, और उन्होंने कहा 69 लोग भी सड़क पर नहीं उतरे विरोध करने की हमारा वोट काट दिया है। सोचिए 69 लाख, तो सवाल यह है वो 69 लाख कहां डिसअपेयर हो गए? अगर वो 69 लाख घुसपैठिए इनवैलिड वोट नहीं थे तो वो आए क्यों नहीं दावा करने? राहुल गांधी 69 लाख में से 69 लोगों को लेकर दिल्ली की संसद भवन पे पहुंच जाते, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए कि देखो जी ये 15 लोग हैं, लेकिन उन 15 लोगों में से एक से भी मीडिया को रूबरू नहीं करवाया गया, एक से भी मीडिया को बात नहीं करने दी गई। क्यों नहीं करने दी गई? क्या कोई डर था? अगर आप इतने सच्चे हैं तो 69 लोगों को लाकर दिल्ली में खड़ा कर देते संसद भवन के पास और कहते कि देखो ये लोग हैं जिनके वोट वैलिड वोट थे, काटे गए, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। भास्कर जी, यही सबसे बड़ी समस्या है। 69, आप लोग कहते हैं, एक मिनट अपनी बात आप पूरी कीजिए, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, ये मेरे पास एक खबर है, 34 लाख पश्चिम बंगाल में 34 लाख लोग ऐसे हैं, ऐसे आधार कार्ड हैं जो मृत हैं। अब क्या इन लोगों के जो मृत लोग हैं वो 34 लाख, उनके नाम कटने नहीं चाहिए SIR करके, या इनसे भी वोट डलवाने? ये नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए, ये बोला नहीं किया। पहले आपने एक चारू जी रुकिए प्लीज, जरूर लिख लीजिए, इसका नाम है सोनाली खातून, मोहतरमा सोनाली खातून। वो हिंदुस्तानी है, बीरभूम जिला में रहते थे, उनको बांग्लादेशी बोल के उधर
भेज दिया गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला उसको वापस लो। आप हिंदुस्तान के लोग को आप बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज देते हैं। सोनाली खातून एक नाम है ऐसा। दूसरा बात क्या है, नाम अलग कीजिए, उसको हाँ, एक मिनट की बात पूरी। सवाल जो है उसमें जो बोल रहे हैं कि ये आप जो बोल रहे हैं बिहार में 65 लाख नाम काटा गया, अल्टीमेटली 44 लाख नाम काटा गया, बाकी 21 लाख से भी ज्यादा नाम को वापस दिया गया। ये आंकड़ा आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों को नाम काटा गया, फिर उसको नाम को जोड़ा गया। ये आंकड़ा कहां से लाए सर आप? कुछ भी बोल रहे हैं। ये आंकड़ा कहां से लाए करण वर्मा? ये आंकड़ा कहां से है? कौन सा आंकड़ा है ये? इनकी ख्याली है सोच। ये कौन सा आंकड़ा है? मुझे दिखा दीजिए सर, मुझे दिखा दीजिए भाई। 20-22 लाख वोटर पहुंच गए। दिखा दीजिए सर, एक खबर दिखा दीजिए। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कर ले, आप तब तक गूगल करके मुझे खबर दिखा दीजिए। मैं 4 तथ्य जरा रखना चाहता हूं अशोक जी। अशोक जी अगर ये बीच में बोलेंगे ऐसे नहीं ठीक है ना, मैं सभ्यता से रुका हुआ हूं। 7 करोड़ 30 सेकंड, हाँ 30 सेकंड बोलिए। 7 करोड़ 45 लाख वोटर है, लेकिन वोट डाला गया 7 करोड़ 48 लाख। ये 3 लाख वोटर कहां से आए बिहार में? ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। फॉर्म 6 से एक मिनट, अब ये सुनिए, बोलते ही चले जाएंगे, अब कैसे होगा ये भाई? अब सुनिए, करण वर्मा फॉर्म 6 से वोटर ऐड करने की प्रक्रिया एंड तक थी, जब तक थी डेट तक, उसमें वो 3 लाख वोटर ऐड हुए। ऐसे बरगलाते हैं, अभी 20 लाख बोल रहे थे, ठीक है। एक मैं 4 तथ्य बस रखना चाहता हूं अशोक जी, आपके सारे दर्शकों को पता होना चाहिए, और ये डंके की चोट पे बात। एक भी अपील नहीं एसआईआर के दौरान। अब जब चुनाव हो गया है, एक भी सीट पर रिकाउंटिंग की अपील नहीं आई है कांग्रेस पार्टी या जेडीयू से। 100% जो मैच हुआ वीवीपैट और ईवीएम का जितना मैच होता है उसमें 100% एक्यूरेसी है, नॉट अ सिंगल मिसमैच। एक भी मांग सीसीटीवी फुटेज की नहीं आई। 45 दिन है अभी इनके पास, ये अभी भी सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकते हैं। बाद में मत रोइएगा जैसे हरियाणा के लिए अब रोते हैं कि अब हमें चाहिए सीसीटीवी फुटेज। तो ये चारों तथ्य इनके सच है। सच बात यह है अशोक जी, जो आपका मुख्य टॉपिक का हिस्सा है, कि बंगाल में 19 सितंबर 2017 को ममता बनर्जी का बाकायदा बयान है, बाकायदा इस पे धरना है कि ये रोहिंग्या और घुसपैठिया भी तो अंत में इंसान है। 40,000 के डिपोर्टेशन का ऑर्डर है सेंटर का उस टाइम पे। और ये बार बार जो एक बात बोलते हैं कि क्या असम में नहीं होता, एक और आंकड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बीएसएफ का तो होता है, वो बात सही है। पिछले 3 महीने में असम में, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और ये बार बार कहते हैं वो मुस्लिम पे प्रताड़ना करते हैं, 326 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है और डिपोर्ट किया है असम पुलिस ने। अगर वेस्ट बंगाल की पुलिस इस तरह से सहायता करे तो अलग ही एक वहां पर हमें माहौल दिखेगा। 2014 में होम मिनिस्ट्री ने 2014 से लेकर 23 तक 4 मीटिंग करी हैं, जिसमें ममता सरकार से कहा है कि बीएसएफ की पोस्ट के लिए हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा किस लिए चाहिए, क्या बीएसएफ से नजर रखेंगे ये बंगाल की सरकार पे? इस तरह से चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, हर एजेंसी पे इन्होंने पथराव किए हैं, उनको इन्होंने दूषित किया है, कहा है कि अरे ये हमारे पे नजर रखना चाहते हैं। तो ये है टीएमसी की सरकार। और ये दृश्य जो है ना, हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो दृश्य है, ये घुसपैठी हैं जो अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा रहे हैं। और अभी करण जी ने और चारू जी ने एक बात कही, अब मैं बार बार पूछता हूं, अगर इनको पता हो तो आप बताइएगा। मैं एक नंबर ले रहा हूं, उस नंबर का मतलब बताइएगा। 12382612, किसी के पास मालूम है इसका? 12382612। और ये जो नंबर है ना 12382612, ये विपक्ष के सारे जो फेक नैरेटिव है ये उनका जवाब है। लेकिन जवाब में कैसे है बताता हूं। 12 पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में, 38 जो है वो जिले हैं बिहार में। 12382612 तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के 2612 उम्मीदवार थे। अब आप सोचिए, 12 राजनीतिक पार्टियों ने बिहार के 38 जिलों में 2612 जो उम्मीदवार थे, उनमें से एक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन यहां पर जो है सैयद जवाद उन 2612 उम्मीदवारों से ज्यादा अकलमंद हैं। ये जो हमारे साथ बैठे हैं भास्कर सिन्हा रॉय जी, ये उन 2612 उम्मीदवारों से ज्यादा अकलमंद हैं। उनके पास कोई शिकायत नहीं है। इनकी ड्राइंग रूम में शिकायतों पे शिकायतें बन रही हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर शिकायतें बन रही हैं। जो जमीन पर उम्मीदवार है उसकी कोई शिकायत नहीं है। और भास्कर रॉय जी, आपने ठीक कहा, कोई भी ऐसी सोनाली खातून हो उसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। आप भी आवाज उठाइए, ऐसा कोई भी केस हो हमें भी भेजिए, हम भी उसके पक्ष में आवाज उठाएंगे। कोई भी वैलिड वोटर कटना नहीं चाहिए। लेकिन आपने क्या सोनाली खातून का जिक्र किया, आप भूल गए एक और नाम का जिक्र करना, कारीमुल्ला।
कारीमुल्ला का जिक्र करना भूल गए। ये कारीमुल्ला कौन है? ये कारीमुल्ला अभी पकड़ा गया, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो पलाश दास नाम से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहा था और पुलिस ने पकड़ लिया, लात मारकर भगा दिया। अब वो आप उसकी बात नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूं वैलिड वोट के लिए बात कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जो इनवैलिड है उनको लात मार कर भगाइए, उसके लिए सपोर्ट कीजिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है, एक नहीं दो नहीं ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जो स्वच्छता अभियान चल रहा है घुसपैठियों को निकालने का। घुसपैठी जो भाग रहे हैं SIR शुरू होने से, उससे विपक्ष क्यों परेशान है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। सही जवाब 30 सेकंड और उसके बाद चारू पग्या 30 सेकंड रिस्पॉन्ड करेंगे। सब समझिए सिर्फ 30 सेकंड में। देखिए, SIR की प्रक्रिया, मैंने फिर आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका संवैधानिक तरीके से विरोध होना चाहिए और तथ्यात्मक तौर पे हम जो है इस चीज को आगे भी रखेंगे और एक्सपोज भी करेंगे किस तरीके से SIR की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जिताने की कोशिश हो रही है, उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। आप जल्दी देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आंकड़े दिए गए हैं, अभी बताया क्या होता है अशोक भाई, असम में 300 घुसपैठिए पकड़े गए, 300 घुसपैठी। जब उनका वेरिफिकेशन होता है, चलिए मेरे पास, मैंने आपसे कहा 30 ही सेकंड है, 30 सेकंड चारू पग्या, बस चारू पग्या रिस्पॉन्ड कीजिए। चारू पग्या की साउंड दी जल्दी। जिन आंकड़ों की और नामों की बात करते हैं वो इतने ही खोखले हैं जैसे इनकी शकुन रानी, मिंटा देवी और सोनीपत की अंजलि की कहानियां निकली। अंजलि ने खुद आके कैमरा पर राहुल गांधी की असलियत इस देश को बता दी। तो अगर इस सारी SIR की प्रक्रिया के पीछे एक भी सच नहीं निकला, मतलब जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इनका तो चूहा भी नहीं निकला, तो जाहिर सी बात है देश, जनता और हमारे जैसे लोग इनकी बात। ओके, चलिए मैं एक बात, मैं इस पर डिबेट जरूर करूंगा, आज समय इतना ही है। भास्कर सिन्हा जी फिर किसी दिन डिबेट करें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो ध्यान से नोट कीजिएगा। 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर
2019 को लाल किले पर कांग्रेस की तरफ से एक रैली हुई थी नागरिकता संशोधन कानून सीए के विरोध में, और उस दिन 14 सितंबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ने वहां पर हेट स्पीच दी थी। उन्होंने ये कहा था कि सड़क पर उतरने का वक्त है, और उसके बाद जो है दिल्ली में दंगे हुए थे। अब सीए के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, जो अब सीए के खिलाफ एसआईआर को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है, क्या वो एक नई टूल किट है? इस पर जरूर चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। पर आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है इसका इतिहास।